हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आनंद, वेलकमिंग ऑल ऑफ यू। तो यार जैसे सवेरे हम लोग कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से लाइव सेशन नहीं ले पाए थे, तो ये वाला सेशन मैंने सोचा रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। तो हमारे इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एनएलएम विद फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और हाँ, जितने भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया है, उसको जरूर जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि ये सारे लेक्चर नोट्स आपको वहीं पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो लेट्स मूव अहेड विद टुडेस टॉपिक। जैसा कि आज हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को डिस्कस करने वाले थे, तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्टेंस में कब आता है, जब भी रिलेटिव मोशन होने वाला होगा दो सरफेस के बीच में, एट दैट इंस्टेंट हम लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स दिखाई देगा। इसका मतलब या तो मोशन हो या तो मोशन की टेंडेंसी हो, दोनों ही केस में हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस एंड इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये चीज याद रखना, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए ही लगता है पैरेलल टू द सरफेस। एक कॉन्टैक्ट फोर्स भी है, एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। एक लगता है नॉर्मल रिएक्शन, इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा, एक लगता है नॉर्मल रिएक्शन और एक लगने लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा, वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट वन, ओल्ड वर्सेस न्यू थियरी। ओल्ड थियरी क्या थी? पहले के लोगों ने ऐसा समझा कि जब माइक्रोस्कोपिकली हम लोग किसी भी दो सरफेस इन कॉन्टैक्ट को देखेंगे तो देयर आर सेवरल हिल्स एंड डेल्स। यहाँ पे जो बन रहे हैं ना, ये बहुत सारे हिल्स एंड डेल्स है। इसका मतलब बहुत सारे इंटरलॉकिंग्स हैं। क्या है? बहुत सारी इंटरलॉकिंग्स है। तो इसलिए जब एक सरफेस को आप किसी दूसरे सरफेस पे मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, ये इंटरलॉकिंग्स एक दूसरे को पकड़ के रखें, जिसके वजह से हम लोगों को वो फ्रिक्शन जैसा फील होता है। तो जो ओल्ड थियरी थी उसका क्या मानना था? ओल्ड थियरी के अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन किसकी वजह से है? फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग, इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग। अब ये इंटरलॉकिंग कहां से आया? क्योंकि माइक्रोस्कोपिकली जब आप जाओगे तो आप देखोगे कोई भी सरफेस प्योर स्मूथ नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ हिल्स और डेल्स मिलते ही है। बट न्यू थ्योरी में क्या किया गया? तो न्यू थ्योरी से पहले जब ऐसा किया गया कि यार सरफेसेस को स्मूथ कर देते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर रख के देखते हैं फ्रिक्शन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर मैं सरफेस को अल्ट्रा स्मूथ कर दूं तो ये फ्रिक्शन कम होना चाहिए, क्योंकि इंटरलॉकिंग कम होने लगी। बट हम लोग को क्या मिला? हम लोग को मिला कि सरफेस को स्मूथ करने के बाद फ्रिक्शन और बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जब सरफेस को आप स्मूथ कर रहे हो तो इनिशियली व्हाट वाज हैपनिंग कि इनिशियली जब जो सरफेसेस थे उनके बीच में इंटरलॉकिंग तो एक फैक्टर था ही, बट फ्रिक्शन जो था वो इन एटम्स के, या ये जो आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स है जो एक दूसरे कांटेक्ट है, इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस की वजह से आ रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस। जब सरफेसेस को स्मूथ किया गया, जब सरफेसेस को कैसा किया गया? स्मूथ किया गया। तो स्मूथ करने के बाद ये हिल्स और डेल्स बहुत कम हो गए। ये सरफेस ए ले लेते हैं और ये नीचे वाला जो सरफेस है वो क्या है? वो सरफेस बी हो गया। पूरी तरीके से तो स्मूथ किया नहीं जा सकता, पर जितना भी अपन ने कर सके उससे क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन जो है वो कम हो गया। अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है ना, ये इंटरेक्शंस बढ़ गए हैं और इसलिए फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है। तो जो न्यू थियरी है उसमें क्या बताया गया? कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस है सरफेसेस के, जिसके वजह से फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो कितने टाइप के फ्रिक्शन है? वैसे तो बहुत सारे टाइप के हैं, हम लोग को स्टैटिक एंड काइनेटिक पढ़ना है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा है? ये तब पिक्चर में आता है, यानी ये तब आप लोग को एग्जिस्टेंस में दिखेगा जब बॉडी इज टेंडिंग टू मूव, यानी बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी क्या हो रहा है? टेंडिंग टू मूव। अब ये स्टेटमेंट बोलना बहुत गलत है कि बॉडी इज नॉट मूविंग। जैसे ये कार देख लो, इस कार में ये पर्सन और यहाँ पे ये पर्सन है जो रस्सी पकड़ के लटका हुआ है। तो ये रस्सी पकड़ के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ उतर रहा है। लेट सपोज नीचे की तरफ फिसल के आ रहा है, तो इस समय उस रस्सी और उसके हाथ के बीच में कॉन्टैक्ट है और वहां पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, अगर ये फिसलते हुए नीचे गिर रहा है तब तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, पर अगर ये रस्सी को पकड़ते हुए उतर रहा है, धीरे धीरे उतर रहा है, तुम समझ रहे हो? मतलब द रोप इन हिज हैंड इज नॉट स्लाइडिंग, ऐसे स्लाइड नहीं हो रहा है, ये बस ऐसे आराम से उसे पकड़ के उतर रहा है, तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन बॉडी ऊपर जाना चाहती है या नीचे। कार में भी आप देख लो, कार रोड पे चल रही है तो कार के टायर्स, हम लोग को पूरी कार मूव होते हुए दिखती है, तो बच्चे सोचते हैं कि अरे यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए। नहीं, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो कार का टायर है ना, कार का टायर वो ग्राउंड पे ऐसा है, या जब हम भी चल रहे हैं तो हम ऐसे पैर रखते हैं और ऐसे उड़ जाते हैं। तो देखो ये जो दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में है, ये स्लाइड नहीं कर रहे हैं, दे आर इन कॉन्टैक्ट और वो आगे बढ़ रहे हैं यूजिंग द फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स यूज करके
करके हम अपने बॉडी को आगे ढकेल रहे हैं, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस, ठीक है ना, दिस टू सर्फेसेस। तो इसलिए हर एक वो केस जहां पे बॉडी ट्राई करती है टेंड टू मूव का, या ऐसे तरीके से मोशन हो रहा है कि सरफेस के बीच में किसी भी तरीके से स्लिपिंग नहीं है, वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम आता है। तो इसलिए मैंने लिखा है टेंडिंग टू मूव और मूव टुगेदर, साथ में मूव कर रहा है तो भी। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स है भाई? सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब मैग्नीट्यूड भी अपने आप एडजस्ट कर लेगा डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, और डायरेक्शन भी। इसका सबका एग्जांपल मैं अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन से। बट क्या इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू है? यस, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो म्यू एन है, और इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कोई भी सरफेस इतना ही मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है। व्हाट इज म्यू? म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका एक वैल्यू होता है जो जनरली तो आपने जितने भी केसेस देखे हैं उसमें लेस देन 1 होता है, बट और भी ऐसे केसेस है, एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे सर्फेसेज हैं जहां म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। F1 रेस वगैरह में जो टायर्स होते हैं ना, उनका म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो रियल केसेस में भी म्यू ग्रेटर देन 1 अपन देखते हैं, पर डेली लाइफ में जितने भी सर्फेसेज हैं सबका म्यू लेस देन 1 है, एन ग्रेटर देन 0 है। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन टू दैट सरफेस। उस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, तो इससे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की। बट अगर मैक्स नहीं हुई तो उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास? नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, ये एग्जांपल गलत है, मेरे को ये चेंज करना चाहिए था। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? जहां पे भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, यानी जहां पे भी स्लिपिंग हो रही है, आप चल रहे हो, पैर फिसल गया, कार चल रही है, कार के टायर स्किड हो गए, समझ रहे? टायर नहीं मतलब पूरा का पूरा कार ही स्किड हो गया। ये सारे एग्जांपल्स है काइनेटिक फ्रिक्शन के। उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब एग्जिस्ट करता है? जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर देती है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन भी वैसा ही है। इट इज स्लाइटली लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है, क्योंकि अब जो सरफेसेज हैं वो सरफेसेज बहुत ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है, स्लिप कर रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन छूट रहा है। एंड दैट्स व्हाई जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। इसका भी मैक्सिमम वैल्यू, इसका तो कुछ मैक्सिमम वैल्यू है नहीं, इसका वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू नहीं, इसका सिर्फ वैल्यू बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये चेंज नहीं होता, इसका वैल्यू फिक्स होता है म्यू इंटू एन, वेयर म्यू इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज कांस्टेंट फ्रिक्शन। ये कैसा फ्रिक्शन है? कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स आप ज्यादा बढ़ाए जा रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह ये भी बढ़ रहा है, नहीं, ये फिक्स होगा म्यू एन पक्का। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला हमेशा कितना होगा? म्यू सबस्क्रिप्ट के इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला कोई फॉर्मूला ही नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम से निकाला जाएगा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखो स्टेप्स टू सॉल्व। अगर अपने को क्वेश्चन में दे दिया है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है समथिंग लाइक दिस एम, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो फ्री बॉडी डायग्राम में मुझे दिखेगा कि भाई नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल, और कोई दूसरा फोर्स लग नहीं रहा है। तो हियर आई कैन क्लियरली सी कि नॉर्मल का वैल्यू कितना है? mg है। अब आपके पास 3 स्टेप है। सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, सारे रिजॉल्व कर लो और नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो भाई। सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना। यहां पे mg है, हर जगह mg नहीं होगा। अब आपको 3 केसेस चेक करने हैं। पहला, जैसे देखो ये वाला जो ब्लॉक है इसको मूव कराने के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, तो इसकी वजह से ब्लॉक राइट साइड मूव होने की टेंडेंसी है उसकी। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट साइड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब ये स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक मेरे को नहीं पता, कैसे चेक करेंगे? 3 केसेस लेंगे। पहला केस, अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग देख चुके हैं। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, एंड इट इज नथिंग बट म्यू एस इंटू एन। तो सबसे पहले भैया आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो, उसके बाद मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लो और ये चेक करो एक्सटर्नल फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी मूव ही नहीं होगी, ठीक है ना। फ्रिक्शन इसे रोक के रखेगा, जाने ही नहीं देगा, तो एक्सेलरेशन 0, बॉडी रुकी रहेगी। और इस फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करना है ना, तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम।
केस 2 क्या है, अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया तब भी मूव नहीं करेगी, क्योंकि मूव करने के लिए तो उसे फ्रिक्शन से थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा ना एक्सटर्नल फोर्स को, तो उस समय भी बॉडी कैसी रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, और मेरा जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगा, विच इज म्यू एन। लास्ट, अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी बड़ा है तब तो 101% बॉडी मूव करेगी। तब आपको क्या करना है, तब उस समय आपको ये एक्सटर्नल फोर्स है F, अगर ये मूव कर रहा है रिलेटिव तो हमें मालूम है कि यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसकी राइट साइड में एक एक्सेलरेशन आएगी A, ये है मेरा ग्राउंड। अब इसके बाद कुछ नहीं है भाई, आपको बस न्यूटन्स लॉ यूज करना है और ये एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड आउट कर लेना है, बड़ा ईजी है। इसमें F के कितना हो जाएगा, F के हो जाएगा म्यू इंटू एन, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो 3 केसेस अपने को चेक करने होते हैं फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में, बस ये 3 केसेस अगर आपको चेक करने आ गए तो आपसे फ्रिक्शन के कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। लेट्स मूव अहेड, देखते हैं जरा एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। अपने पास एक 5 kg वाला ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे, उसका म्यू का वैल्यू है 0.5 यानी हाफ, और अपन एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं, 3 वैल्यूज है 15, 25 और 35 न्यूटन। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, उसका डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन अगर बॉडी मूव कर रहा है तो केस ए देख, सबसे पहले तो भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल, यहाँ पे लग रहा है mg कितना है 50 न्यूटन, तो नॉर्मल कितना आ गया भाई 50 न्यूटन, नॉर्मल 50 न्यूटन। तो पहले अपन ने नॉर्मल निकाल लिया, इसको ng लिख देते हैं, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, तो ये हो जाएगा ng। अब यहाँ पे देख, अपने को लिमिटिंग फ्रिक्शन पता होना चाहिए, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या था इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला था म्यू इंटू नॉर्मल ना, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, म्यू कितना है 0.5 इंटू 50 न्यूटन विच इज 25 न्यूटन। इसका मतलब कि ये सरफेस के बीच में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 25 न्यूटन। यानी अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन रुकेगा, कब तक, जब तक मेरा एक्सटर्नल फोर्स 25 न्यूटन से ज्यादा ना हो जाए। तो देख केस ए क्या है, केस ए में है एक्सटर्नल फोर्स कितना है 15 न्यूटन, 15 न्यूटन है तो अपने को मालूम है एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन एफएस मैक्स, तो बॉडी किस पे रहेगी, बॉडी इज एट रेस्ट, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना आ गया 0। एक्सेलरेशन 0 आ गया मतलब बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, बॉडी मूव नहीं कर रही है तो सिंपल सी बात है यार, जो एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन अपोजिट में लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, एफएस लग रहा होगा लेफ्ट की तरफ, और इसका वैल्यू कितना लग रहा होगा 15 न्यूटन। सिमिलरली बी देख, बी में कितना है एक्सटर्नल फोर्स, बी में एक्सटर्नल फोर्स है 25 न्यूटन, ठीक है, और ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, तो बॉडी अभी भी मूव नहीं करेगी, अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में ही लग रहा होगा, और इस समय भी इसका वैल्यू कितना होगा 25 न्यूटन। बट इन थर्ड केस अपना एक्सटर्नल फोर्स कितना है 35 न्यूटन, तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना ही लग सकता है, इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा रोक ही नहीं सकता। तो अब क्या होगा, बॉडी मूव करने लगेगी। तो इन केस सी व्हाट विल हैपन कि अपने पास यहाँ पे 35 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगने लगेगा, काइनेटिक, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। अब यहाँ पे म्यू अपने को अलग अलग दिया नहीं है, तो जब म्यू अलग अलग ना दिया हो तो स्टैटिक काइनेटिक दोनों के लिए सेम ले लो। तो एफ के का वैल्यू कितना है भाई, एफ के का वैल्यू का फॉर्मूला है सर म्यू के इंटू एन, तो यहाँ पे 0.5 इंटू ये भी क्या 25 न्यूटन आ गया, तो इसका मतलब आगे 35 न्यूटन, पीछे कितना 25 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना है a, तो आई कैन राइट a इक्वल्स टू 35 माइनस 25 डिवाइड बाय मास 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो थर्ड वाला ही केस ऐसा है जिसमें हम लोगों को एक्सेलरेशन मिलेगा कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। तो आई गेस ये वाले क्वेश्चन से आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि हमें अप्रोच कैसे बनानी है। सबसे पहले एफबीडी बना के नॉर्मल फाइंड आउट करो, और जितने भी सरफेसेज हैं हर सरफेस का एफएस मैक्स निकाल लेना, तो तुम्हें बहुत इजीली आइडिया मिल जाएगा ब्लॉक मूव करने वाला है, रेस्ट पर है या कर रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ना अपने को एक फोर्स दे दिया है एक्सटर्नल एफ, जो इस ब्लॉक पे ना किसी एंगल थीटा पे लग रहा है। ये एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है। हम लोग को क्या पूछा है कि बॉडी ऑफ मास m, इसका स्मॉल मास m दिया हुआ है और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एक एंगल थीटा पे, और दोनों सरफेसेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है म्यू, दोनों के लिए सेम है, s और k दोनों के लिए। फाइंड द रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ f such to move body then the value and direction। अच्छा
एफ का वो मिनिमम वैल्यू जिसके लिए बॉडी मूव करना शुरू कर दे, उस समय डायरेक्शन ऑफ एफ क्या होगा, यानी ये थीटा कितना होना चाहिए और एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ तो ये एफ बी डी में क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। हम लोग को यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा mg और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल। तो देख वर्टिकली तो कुछ मोशन होगा नहीं, हॉरिजॉन्टली होगा कि नहीं होगा वो चेक करेंगे, पर वर्टिकल तो पक्का ही नहीं होगा। तो अपन लिख सकते हैं ना नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, ये तो पक्की बात है। तो नॉर्मल कितना आ गया, नॉर्मल थ्रू ग्राउंड अपने को कितना मिला बेटा, ये मिल गया mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अपना जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, म्यू इनटू नॉर्मल थ्रू ग्राउंड। नॉर्मल थ्रू ग्राउंड अपने को मिल चुका है, तो एफ एस लिमिटिंग या एफ एस मैक्स कितना हो जाएगा, एफ एस मैक्स हो जाएगा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा बराबर। इफ वी रिक्वायर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू मूव द बॉडी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ मतलब ऐसा एक वैल्यू ऑफ फोर्स जिसके बाद बॉडी मूव होने लगे, अगर मैं उससे थोड़ा सा भी ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूं तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, देख क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, टू मूव द बॉडी और टू जस्ट मूव द बॉडी, या टू नॉट, अपन ऐसा बोल दे फॉर बॉडी टू बी एट रेस्ट। बॉडी को रेस्ट पे रखने के लिए ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है ना। तो अपन लिख सकते हैं ये जो एफ कॉस थीटा है इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एफ एस मैक्स। जब तक ये होगा तब तक बॉडी मूव नहीं करेगा, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो बॉडी मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे अपन एफ कॉस थीटा लिख लेते हैं, एफ कॉस थीटा विल बी लेस देन इक्वल्स टू एफ एस मैक्स। कितना आया है, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, एफ कॉमन ले लेंगे तो अपने को मिलेगा एफ लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी, और कॉमन लेके बचे हुए को राइट साइड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा कॉस थीटा और इधर क्या बचेगा, प्लस म्यू साइन थीटा। ये एफ का वो वैल्यू है जब बॉडी मूव नहीं करेगा, पर अपने को तो सर क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ जिसके लिए बॉडी मूव करे। तो देख वो मिनिमम वैल्यू जिसके लिए बॉडी मूव करना शुरू करेगा वो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, समझ रहे हो। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है जब तक बॉडी मूव ना करे वो इसके लिए मिनिमम होगा, इस कंडीशन के लिए कि मूव करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे फॉर एफ मिनिमम, या आप ऐसा बोल सकते हो कि इस कंडीशन के लिए अपन बोल सकते हैं टू जस्ट मूव एफ शुड बी इक्वल्स टू म्यू एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब देख, अब इधर ना थीटा जो है ना वो अपने को गिवन नहीं था, थीटा तो अपन ने लिखा है कि कौन से एंगल पे लग रहा है ना। तो एफ को मिनिमम बनाने के लिए हम लोग को ये क्या करना पड़ेगा, मैक्स करना पड़ेगा डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, टू मेक एफ मिनिमम। ध्यान देना, अगर एंगल दिया होता तो आंसर यही था, वैल्यू पुट करते आंसर आ जाता, बट एंगल नहीं दिया है ना, एंगल नहीं दिया है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एफ को मिनिमम बनाना पड़ेगा। तो फॉर एफ मिनिमम ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम। और अगर आप लोगों ने बेसिक मैथ अच्छे से पढ़ा होगा शुरुआत में, तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा हो, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। इसका कॉस का कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट म्यू है, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। सर ऐसा कैसे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कोई बात नहीं, आपके पास एक तरीका और है। क्या करो, हमें मालूम है एफ जो है थीटा पे डिपेंडेंट है ना, तो एफ का थीटा के टर्म्स में डेरिवेटिव लेके 0 पुट करो, आपको देखो यही मिलेगा। 100% आपको cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की जगह पे यही वैल्यू मिलने वाली है। तो जो f मिनिमम हो जाएगा भाई वो कितना हो जाएगा, f मिनिमम हो जाएगा म्यू एम जी डिवाइड बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब देखो हम लोग ने बस मिनिमम वैल्यू का फोर्स निकाला, थीटा तो अभी तक निकाला ही नहीं। थीटा निकालने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको tan थीटा इक्वल्स टू म्यू मिल जाएगा उसमें। तो ये थीटा अपने को मिल गया, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू इस वाले क्वेश्चन के लिए। देखो क्वेश्चन बहुत हैवी है,
नो डाउट क्वेश्चन हैवी है पर बहुत मजेदार है। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कैसे चीजें चल रही है। आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या है अपने पास, फॉर गिवन ब्लॉक फाइंड आउट फर्स्ट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एंड सेकेंड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देख यहाँ पे 100 न्यूटन है ना, तो ये वाला एंगल अपन कितना ले लेते हैं भाई, ये वाला एंगल ले लेते हैं 37 डिग्री, ठीक है। क्या बोला मैंने, पहले तो भैया बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, ठीक है। ये कंपोनेंट कितना आएगा 100 cos 37, 100 cos 37 यानी 4/5 यानी 80 न्यूटन। अगर इधर 80 न्यूटन आए तो यहाँ पे कितना आएगा 60 न्यूटन। 100 sin 37, sin 37 कितना हो जाएगा 3/5 और फिर इसे सॉल्व करोगे तो 60 न्यूटन आ जाएगा। और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं भाई, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ 20 न्यूटन और एक नॉर्मल लग रहा है इस तरफ, सही है ना। और तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। और एक फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। आप जरा देखो ये 60 न्यूटन इसे ऊपर ढकेल रहा है, ये 20 न्यूटन इसे नीचे ढकेल रहा है, तो ज़्यादा फोर्स कौन हुआ 60 न्यूटन वाला। समझ में आ रहा है, 20 से नीचे गिरने की 20 न्यूटन फोर्स इसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, 60 न्यूटन फोर्स इसे ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहा है। तो जो फ्रिक्शन है इसको रेस्ट पे रखने के लिए, फॉर गिवन ब्लॉक एट रेस्ट, ये याद रखना एट रेस्ट। अगर इस ब्लॉक को मुझे रेस्ट पे रखना है तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा। तो देख यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं भाई। नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन 80 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं, है ना। 80 न्यूटन, चलो इसको एनी लिख लेते हैं, कंफ्यूज मत होना। अब देखो अपने को मैंने क्या बताया पहले, जैसे ही आप लोगों को नॉर्मल मिल जाए एफएस मैक्स तुरंत के तुरंत निकाल दो। तो कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, हाफ इंटू 80, तो कितना आ गया भाई 40 न्यूटन। यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 40 न्यूटन लग सकता है। अपने को नीड कितनी की है देख। अब इस ब्लॉक को अगर मैं देखूं, मेरे को हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से मतलब नहीं है क्योंकि ये वर्टिकली मूव करेगा। तो इस तरफ लग रहा है 20 न्यूटन और इस तरफ लग रहा है कितना 60 न्यूटन, बराबर। तो ये 60 न्यूटन इसे ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहा है ना, समझ रहे। रिलेटिवली किधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर। अगर रिलेटिवली ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, रिलेटिवली फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए इसके ऊपर, नीचे। एंड दिस वुड बी स्टैटिक फ्रिक्शन लेट सपोज। अब इसे बैलेंस करने के लिए एफएस कितना चाहिए अपने को, वी नीड एफएस टू बी इक्वल्स टू 40 न्यूटन। क्या मेरा ये सरफेस स्टैटिक फ्रिक्शन 40 न्यूटन का प्रोवाइड कर सकता है, यस कर सकता है। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल रखा है। मैक्सिमम वैल्यू 40 न्यूटन है, इसका मतलब इट कैन प्रोवाइड दिस मच ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये प्रोवाइड कर सकता है तो करेगा और इसे रोक के रखेगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया, तो देयरफॉर एफएस का वैल्यू आ जाएगा 40 न्यूटन और डायरेक्शन क्या आ गया डाउनवर्ड। चलो भाई पहला तो सॉल्व हो गया, सही है। बोलो समझ में आया, एनी डाउट, ठीक है। दूसरा आपने को पूछा है नेट कांटेक्ट फोर्स। नेट कांटेक्ट फोर्स यानी वो फोर्स जो कांटेक्ट की वजह से है, जो एक्सटर्नल की वजह से है वो नहीं। तो अगर आप यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो आप नोटिस करो कि ये जो 80 न्यूटन है, नॉर्मल रिएक्शन एक तो आया कांटेक्ट की वजह से और दूसरा फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन आया कांटेक्ट की वजह से। और कोई भी फोर्स कांटेक्ट की वजह से आया ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आया। हमें कांटेक्ट की वजह से फोर्स निकालना है ना। तो एन और एफ एस क्या दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, लेट सपोज ये आर, दिस वुड बिकम क्या एन का स्क्वायर प्लस एफ एस का स्क्वायर, और यही हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। एन कितना है, एन है 80 न्यूटन जो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, और एफ एस कितना है अभी हम लोग ने निकाला 40 न्यूटन। इसको बस आप लोग सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने कहाँ पे कैसे किया। हम लोग ने ये वाले फोर्सेस क्यों कैलकुलेट किए, सिर्फ हमने इन्हें ही क्यों कैलकुलेट किया, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन को। अगर नहीं समझ में आया तो वही बात है, आप मेरे को चैट बॉक्स में बता देना, नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक मैन है 60 kg का, पुलिंग मास कैपिटल एम। तो इसका मास है भाई कैपिटल एम और ये इस समय एंगल कितना बना रहा है, मेरे को याद है क्वेश्चन, इसका एंगल था 60 डिग्री। अब अपने को क्या बोला है, इनएक्सटेंसिबल रोप है, एक पुली है, आप लोग को म्यू दे दिया है, इसके और इसके बीच में म्यू कितना है हाफ, और अपने को क्या बोला है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम दैट कैन बी पुल्ड बाय द मैन विदाउट स्लिपिंग। मतलब ये ऐसे पकड़ के खड़ा है,
ये कितने वेट वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ के खड़ा रह सकता है? कौन? ये पर्सन। इसका मास कितना दिया हुआ है? 60 kg। इसका मास है 60 kg। ओके, हाँ, इसका मास है 60 kg। ये कितने वेट वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ के खड़ा रह सकता है बिना स्लिप हुए? बिना स्लिप हुए मतलब यहां पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि अगर स्लिपिंग होने लगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो बना लेते हैं भाई ये 60 kg वाले बंधु का क्या बना लेते हैं अपन? 60 kg वाले बंधु का अपन बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो देख भाई, फ्री बॉडी डायग्राम 60 kg वाले का क्या बनेगा? सबसे पहले तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, नीचे लगेगा 600 न्यूटन, 60 kg का है। अब एक चीज़ और याद रखना, इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, है ना, दिस टेंशन, टेंशन सेम रहेगा क्योंकि पुली रेस्ट पर है। अब इस टेंशन, जो पर्सन के ऊपर टेंशन लग रहा है, उस टेंशन को अगर आप देखोगे उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा विच इज़ T cos 60, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लगेगा विच इज T sin 60, है ना। और ये आगे ना भाग जाए इसलिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, समझ रहे हो? ये अगर ये ब्लॉक बहुत हैवी रहा तो ये पर्सन तो ऐसे भागेगा ना, और ये ऐसे ना भाग जाए इसलिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन को भी आप अगर दिखा दो तो फ्रिक्शन फोर्स वो भी मैक्सिमम लग जाएगा। कैसा लग जाएगा? मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम? क्योंकि अपने को पूछा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, तो मैक्सिमम वाला कंडीशन लगा ही देंगे। अब देख यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया बेटा? नॉर्मल रिएक्शन हो गया तेरा n + t sin 60 इक्वल्स टू 600। तो ये हो जाएगा 600 माइनस t sin 60। एक चीज़ अगर मैं देखो, ये सब कुछ रेस्ट पर है ना, तो ये जो t है और ये जो mg है, क्या ये दोनों बराबर होगा? t इक्वल्स टू mg, सही है ना? ये अगर बराबर होगा तो इधर पुट कर सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? 60g, या आप इसको बोल सकते हो, चलो 60g लिख देते हैं क्योंकि उधर भी g आ रहा है, माइनस कैपिटल M sin 60 कितना हो जाएगा? √3 कैपिटल M/2g। सही है, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो Fs मैक्स निकाल लो। Fs मैक्स कितना हो जाएगा भाई? Fs मैक्स हो जाएगा सर म्यू n, म्यू कितना है? हाफ, और n हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 30g माइनस √3/4 mg। ये Fs मैक्स किसको बैलेंस कर रहा होगा? T cos 60 को। तो अपन बोल सकते हैं ना, फॉर मैन टू बी एट रेस्ट, फॉर मैन टू बी एट रेस्ट, व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट कि ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है ये किसे बैलेंस कर रहा होगा? Fs मैक्स शुड बैलेंस दिस T cos 60। cos 60 इज हाफ एंड T कितना है? mg। तो दिस विल बिकम कैपिटल mg/2। अब कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। Fs मैक्स कितना है? 30g माइनस √3/4 mg इज इक्वल्स टू कैपिटल mg/2। लो भाई, ये तो एंड पर आ गया अपन, बस 30g, सब में जी कैंसिल होगा क्या? जी सर। तो यहाँ पे 30 अगर अपन ले लें तो 30 इज इक्वल्स टू √3/4 प्लस हाफ कैपिटल M। अब इधर से देखो हाफ कॉमन ले लो तो इधर आ जाएगा 60, तो m कितना हो जाएगा बेटा? m हो जाएगा 60 एंड डिवाइड बाय, इधर से हाफ कॉमन ले तो √3/2 बचेगा ना। एक काम करो, 4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4। तो 1/4 कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा 120 एंड इधर कितना आ जाएगा? √3 + 2। ये आ गया m का वो वैल्यू जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू इन केजीज, जिसके लिए मेरा पर्सन जो है वो स्लाइड ही नहीं करेगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि क्या चल रहा था। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर दिक्कत हुआ तो यू नो व्हाट टू डू, है ना। टेलीग्राम पे आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। लेट्स मूव अ चेन ऑफ, देखो जबरदस्त क्वेश्चन है। चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल सच दैट सम पार्ट ऑफ इट, सम पार्ट कितना पता नहीं, some part of it is hanging outside the table. If coefficient of friction is mu, find out length of the chain that can be hanged outside the table. तो देख भाई क्या है, समझ, टेबल है, टेबल है तो चेन है उसके ऊपर। अब चेन का कोई ना कोई पार्ट तो लटकेगा ज़रूर, तो पूरा लेंथ है L, मान लेते हैं इस चेन का कुछ तो पार्ट है जो टेबल से अटैच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी बोला नहीं है। तो इसका जो y लेंथ है, लेट सपोज y लेंथ वो हैंग कर रहा है, तो बचा हुआ लेंथ कितना हो गया? बचा हुआ लेंथ हो गया L - y, है ना। तो इतना लेंथ हैंग कर रहा है। फाइंड आउट लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन बी हैंग्ड आउटसाइड द टेबल सो दैट चेन डज नॉट स्लाइड।
और जस्ट बिगिन, और नहीं ऑफ नहीं, और जस्ट बिगिन टू स्लाइड, यानी हम कितना मास इसका ऐसा लटका दे सो दैट ये बस स्लाइड करना शुरू ही कर दे। देख रहे हो लिमिटिंग केस आ रहा है कि स्लाइड हुआ नहीं है, पर अब थोड़ा सा और फोर्स लगा दिया ना तो स्लाइड हो जाएगा। कैसे होगा देख, जब आप इसे लटका रहे हो तो mg खींच रहा है, जितना मास लटकाओगे उतना mg बढ़ेगा, और क्या ये उतना ही mg पूरा इस एंड पे भी लगेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस वाले चेन पे। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस वाले चेन को क्या है, mg इस तरफ खींच रहा है और फ्रिक्शन उसे पीछे की तरफ रखेगा कि भाई तू मत भाग। तो यहाँ पे ऊपर वाले चेन के साथ खेला हो रहा है कि वो स्लाइड नहीं करना चाहता, पर ये लटकाए हुए लेंथ की वजह से वो स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आग देखो, अगर y लेंथ लटक रहा है तो आप बोल सकते हो कि L यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूँ। हाँ देखो, बहुत सारे बच्चों को यूनिटरी मेथड नहीं आता है, तो फ्रॉम यूनिटरी व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम यूनिटरी अगर L लेंथ के लिए मास m है तो L से डिवाइड कर दो, 1 इधर कितना बच जाएगा 1 मीटर के लिए मास कितना आएगा m/l। यहाँ पे कितना है y लेंथ है, तो y लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मास कितना हो जाएगा m/l इंटू y। तो ये जो लटक रहा है ना, इसका मास कितना है, इसका मास है m/l इंटू y। तो सर बचे हुए का मास कितना है m/l इंटू l माइनस y। तो यहाँ पे देखोगा क्या, समझ, इस चेन का जो मास है ना, उसके वजह से ग्रेविटी लगेगी जो ऊपर वाले पार्ट को खिसकाने की कोशिश करेगा। तो हमें किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ऊपर वाले पार्ट का। तो ऊपर वाले पार्ट का FBD बनाओ। ऊपर वाले पार्ट का मास कितना है भाई, ऊपर वाले पार्ट का मास है m/l l माइनस y। इसमें लग रहा है इतना mg, जो भी मास है इसका m0g लेट सपोज, और नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे। और इस तरफ क्या करेगा, इस तरफ ये वाला जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स वो खींच रहा है उसे, मतलब इसका वेट बेसिकली। और इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, इस फोर्स को बैलेंस करेगा इसके सरफेस पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू बोल दिया है ना, व्हाट इज द फाइंड दैट कैन बी सो दैट चेन डज नॉट स्लाइड, यानी अपने को मैक्सिमम लेंथ बताना है। तो यहाँ पे FS मैक्स लेंगे। कितना लेंथ होगा मुझे नहीं पता, ये y लेंथ है जिसके बाद ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो ये कितना होगा आई डोंट नो, पर अभी के लिए हम लोग इसे इतना ही समझते हैं। तो यहाँ पे F कितना हो जाएगा, आप देखो, सिंस F जो है वो वेट है ना, किसका वेट है, वेट ऑफ द हैंग पार्ट, वेट ऑफ हैंग्ड चेन, जिस चेन को मैंने हैंग किया हुआ है उसका वेट है। तो उसका वेट कितना हो जाएगा, मास बाई लेंथ इंटू y इंटू जी, मास इंटू जी, यही होगा ना वेट। तो ये किसको बैलेंस कर रहा है, FS मैक्स को बैलेंस कर रहा है। नॉर्मल देखो क्या, नॉर्मल यहाँ पे ये नॉर्मल इस मास इंटू जी के इक्वल है क्या, दिस इज m/l l माइनस y इंटू जी, ये नॉर्मल हो गया। तो FS मैक्स कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर टू बी एट रेस्ट, फॉर चेन टू बी एट रेस्ट, इसका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू इंटू दिस। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्या भाई, नहीं दिया हुआ है, तो चलो म्यू ही ले लेते हैं, और क्या, जब दिया ही नहीं है, देना चाहिए। तो म्यू इंटू n, तो ये कितना हो जाएगा m/l l माइनस y इंटू जी। और फोर्स कितना हो जाएगा भाई, फोर्स हो जाएगा बेटा अपने पास m/l y इंटू जी। तो m/l जी कैंसिल हो गया है ना। तो अपने पास क्या आया, म्यू l माइनस म्यू y, तो ये आ जाएगा म्यू l इज इक्वल्स टू y प्लस म्यू y। तो यहाँ से आप y अगर पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू इंटू l। ये वो मैक्सिमम लेंथ है चेन का जिसको हम चेन के बाहर लटका सकते हैं सो दैट अपना चेन स्लाइड होके कहीं ना जाए। ठीक है, चलो बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं, हम लोग मिलते नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। देख कैसे आते हैं, घुमा कर आते, पता ही नहीं चलता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। मान लेते हैं ब्लॉक है M, देखिए इस ब्लॉक M का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो इस तरफ आएगा mg cos थीटा, इस तरफ आएगा अलोंग द प्लेन कौन सा फोर्स, mg साइन थीटा, और इस तरफ आएगा कौन सा, नॉर्मल। तो mg साइन थीटा इसे खींचने की कोशिश करेगा नीचे, तो इसे कौन बचाएगा, इसे इनिशियली तो बचाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जितनी उसकी जान है भाई,
जितनी जान है तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन बचाएगा, और उसकी जान खत्म यानी मैक्सिमम लिमिट खत्म, तो फिर ये स्लाइड होने लगेगा अगर ये mg sin थीटा इसके मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा है तो। अब ये वो एंगल है ना, आप ज़रा देखो ये वाला जो कंपोनेंट है साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी अगर मैं थीटा बढ़ाते जाऊँ ना तो ये कंपोनेंट भी बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो? इसका मतलब ये फोर्स ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा अगर मैं सिर्फ एंगल चेंज करूँ, तो एंगल बढ़ाते बढ़ाते ये फोर्स बढ़ेगा। और अगर इफ़ इन केस ये mg sin थीटा एंगल बढ़ाते बढ़ाते इस fs मैक्स से ज़्यादा हो जाए तो ये स्लाइड करने लगेगा। तो इस एंगल को, जिस एंगल पे ये स्लाइड होना शुरू हो जाए, पहले नहीं हो रहा था पर जैसे ही आपने एंगल बढ़ाया लेट्स सपोज 60 डिग्री पे ये स्लाइड होना शुरू हो गया, तो ये वो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। समझ में आया? तो अगर ये किस पे डिपेंड करेगा सर, इसको आप लोग फाइंड आउट करके देखो। हम लोग वो मान लेते हैं कि थीटा मैक्स जब, मतलब वो थीटा जब वो स्लाइड करना शुरू करेगा तो fs मैक्स हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो फिर से वही सारी चीज़ें, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे और कोई फोर्स है नहीं, सिर्फ mg cos थीटा है, तो fs मैक्स कितना हो जाएगा बेटा, fs मैक्स हो जाएगा म्यू इंटू mg cos थीटा। और ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, फॉर m टू स्टार्ट स्लाइडिंग शुरू हो जाए, या इसके बाद जब स्लाइडिंग शुरू होगी वो कंडीशन क्या आएगी कि जो mg sin थीटा है ये फ्रिक्शन फोर्स पूरी तरीके से बैलेंस कर रहा होगा मैक्सिमम अमाउंट। तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे मैक्सिमम अमाउंट देखो, म्यू mg cos थीटा, mg कैंसिल, साइन बाय कॉस, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू आ जाएगा। तो अगर आपको म्यू पता है ना किसी सरफेस का, किसी दो सरफेस के बीच का, इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ म्यू, तो हम एंगल ऑफ रिपोज बिना क्वेश्चन को सॉल्व के पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर म्यू यहाँ पे दिया होता लेट सपोज √3, तो tan थीटा कितना आता, 60 डिग्री। यानी इस ब्लॉक का मास कुछ भी हो, इस ब्लॉक का मास कुछ भी हो, कितना भी हैवी, कितना भी लाइट, फर्क नहीं पड़ता, अगर सरफेस का म्यू नहीं चेंज हो रहा है तो ये एंगल ऑफ रिपोज भी चेंज नहीं होगा। तो इट मींस व्हाट कि अगर आप इसमें कितना ही हैवियर बॉडी रख दो, अगर म्यू वही है तो 60 डिग्री पे स्लाइड कर जाएगा, अगर म्यू √3 है तो। ठीक है, आई होप तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। इसका हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और समझ में आएगा ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। जैसे देखिए वाला क्वेश्चन देख, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मास वगैरह, अ ब्लॉक इज कनेक्टेड टू स्ट्रिंग एज शोन एंड देयर इज नो टेंशन इन द स्ट्रिंग इनिशियली मतलब मान लेते हैं कि अपन ने ना यहाँ पे कुछ ऐसा लगा के रखा है इसे होल्ड करने के लिए। तो पहले इनिशियली स्ट्रिंग जो है वो पूरी तरीके से टाइट नहीं है, मतलब हम लोग ने उसे सीधा रखा है पर वो टाइट नहीं है, तो उसमें टेंशन 0 है। अब इसके बाद अपन ने क्या किया, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर वी रिलीज द ब्लॉक। जैसे ही मैं ये हटा दूंगा, जैसे ही अपन क्या करेंगे, ये हटा देंगे, तो क्या होगा, mg sin थीटा, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, यहाँ पे थीटा कितना ले लेंगे, म्यू एस, म्यू के अपने को दे दिया है, थीटा यहाँ पे ले लेते हैं लेट सपोज 30 डिग्री, कितना ले लेते हैं बेटा, 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं म्यू क्या बोल रहे हैं, हाँ, इस सपोर्ट को अगर मैं हटा दूँ तो mg sin थीटा इसे खींचने लगेगा, mg sin थीटा अगर इसे खींचने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस स्ट्रिंग में आ जाएगा टेंशन। और अपने को पूछा यही है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर वी रिलीज द ब्लॉक। अब दिक्कत ये है कि ये mg sin थीटा फ्रिक्शन भी लग रहा है, क्या पता भाई फ्रिक्शन उस mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसी के लिए तो एंगल ऑफ रिपोज निकालेंगे बाबू। इसको अगर अपन एंगल ऑफ रिपोज निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा ना कि tan थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे ये स्लाइड करने वाला है या नहीं। अगर ये नहीं कर रहा होगा स्लाइड तो ये वहीं रुका रहेगा, तो टेंशन आएगा ही नहीं स्ट्रिंग में। बट अगर ये स्लाइड करने का शुरू कर दे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा। समझ आया? तो ये स्ट्रिंग एडिशनल उसे रोक लेगी। तो अपन यहाँ पे समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एंगल ऑफ रिपोज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका है ही नहीं टेंशन का। तो एंगल ऑफ रिपोज अपन फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एंगल ऑफ रिपोज के लिए हमेशा याद रखना हमें म्यू एस चाहिए रहता है, म्यू के नहीं। अपन क्या निकालेंगे, म्यू एस। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन से ही चेक करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0.75 म्यू एस बराबर, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.75। अब ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग कैल्सी में चेक कर लेना भाई कि ये कितना एंगल होता है। अगर वो एंगल कुछ भी आए 37 या कुछ ऐसा आता है, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर द आंसर, पर इसका थीटा जो भी आएगा, इफ
थीटा इज लेस देन 30 डिग्री, ये जो भी थीटा अपन निकाल रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज, इसको मैं क्या करता हूँ एक सबस्क्रिप्ट आर दे देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। अगर एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री से कम है तो इसका मतलब मैंने ब्लॉक को पहले ही ऐसे कंडीशन में रखा है कि वो स्लाइड होना शुरू करेगा, बस मैं यहाँ से सपोर्ट हटा दूँ। तो अगर स्लाइड होगा तो टेंशन आएगा भाई, पूरा मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाओ, mg sin थीटा लगाओ, अपने को मालूम है थीटा, और टेंशन फाइंड आउट कर लो इक्विलिब्रियम से। स्लाइड कोशिश करेगा, हो थोड़ी पाएगा, स्ट्रिंग है ना, टूट थोड़ी जाएगी। और तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ब्लॉक विल स्टार्ट टू स्लाइड, पर स्लाइड कर नहीं पाएगा क्योंकि स्ट्रिंग लगा हुआ है। बट इफ एंगल ऑफ रिपोज इज ग्रेटर देन 30 डिग्री आ गया तो मतलब इस वाले कंडीशन में तो ये स्लाइड होगा ही नहीं। mg sin थीटा फ्रिक्शन उसे रोक के रखेगा ना पूरी तरीके से, mg sin थीटा कैपेबल ही नहीं है उसे ले जाने के लिए। समझ में आया? तो यहाँ पे आप बोलोगे ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, ब्लॉक वोंट स्लाइड। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो इस समय टेंशन जीरो हो जाएगा, और अगर ब्लॉक स्लाइड करेगा तो इस समय टेंशन नॉन जीरो हो जाएगा, जिसको आपको इक्विलिब्रियम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे भाई चैट बॉक्स में या नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसे ज़रूर बता देना कि क्या तुम्हारा आंसर आया था, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो कि हमें कैसे एंगल ऑफ रिपोज यूज़ करना है। Let's move ahead with the next question. Two blocks M and small m are arranged as shown. ठीक है भाई, आपने को बोला है कैपिटल M 50 kg है, देन डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम। पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ले लेते हैं, 37 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m टू कीप कैपिटल M स्टेशनरी। वाह वाह वाह, देखो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। रुको मेरे को सोचने दो, ये फिक्स रहना ज़रूरी है या नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, हाँ नहीं फिक्स रहेगा, नहीं रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब फिक्स रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कैसा, दो अलग अलग वैल्यूज़ कैसे। तो देख, अगर मान लो m इतना छोटा है जिसकी वजह से टेंशन जनरेट हो रहा है, और इस ब्लॉक को इस तरफ कौन खींच रहा है, इस ब्लॉक को इस तरफ खींच रहा है 50g sin 37, 50g sin 37 इसे क्या कर रहा है, इसकी तरफ खींच रहा है। अब अगर मेरा टेंशन फोर्स यहाँ पे और फ्रिक्शन जो भी है, ठीक है, रेस्ट पे रहने की बात हो रही है ना, कीप m स्टेशनरी। अगर मेरा फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स दोनों इतने कैपेबल हो गए कि इसे नीचे गिरने ना दे, समझ रहे हो, इसे किधर ना गिरने दे, नीचे गिरने ना दे, तो आप बोल सकते हो कि हाँ वहाँ पे m का एक वैल्यू मिलेगा। दूसरा, m अगर मैंने बहुत हैवी बना दिया भाई, m अब बहुत हैवी बना दे रहा हूँ, तो ये m अपने वेट की वजह से इस ब्लॉक को अब ऊपर खींचेगा, भले ही mg sin 37 इधर लग रहा है तो क्या, समझ रहे हो। अगर m बहुत हैवी हो गया तो ब्लॉक की टेंडेंसी अब ऊपर जाने की होने लगेगी, तो उस समय फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। तो जब m बहुत कम होगा तो ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे स्लाइड होने की है, पर जब m का वैल्यू आप बहुत बढ़ाते जाओगे तो एक समय के बाद इसकी टेंडेंसी ऊपर स्लाइड होने की शुरू हो जाएगी, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्योंकि वी नो दैट कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। तो याद रखना यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगे, पहला तो आएगा फॉर मिनिमम m, यानी बहुत हल्का वैल्यू, हल्के वैल्यू के लिए ब्लॉक किधर स्लाइड करना चाहेगा, नीचे की तरफ। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दो भाई, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, इधर कैपिटल M का इस तरफ लग रहा है 50g sin 37, 500 sin 37 कितना होता है भाई, sin 37 होता है 3/5, यस। तो कितना हो जाएगा 500 100, तो ये हो जाएगा 300 न्यूटन इधर लग रहा है। यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन, ठीक है। और ये टेंशन देखो स्टेशनरी है ना, तो ये टेंशन क्या mg के बराबर होगा, यस सर। ये नीचे स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन इसे ऊपर की तरफ मिलेगा, और ये भी मैक्सिमम वैल्यू अपन लेंगे क्योंकि ये इसे नीचे स्लाइड होने नहीं दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू वो है। यहाँ पे नॉर्मल बना लो, और यहाँ पे क्या बना लोगे, mg cos 37 4/5, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया भाई, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से सर अपने को मिल गया है, नॉर्मल रिएक्शन इज 400 न्यूटन, और इसे अगर हम लोग एफएस मैक्स में पुट कर दें तो एफएस मैक्स कितना मिल जाएगा, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू है 0.60, तो आ जाएगा 0.6 इंटू 400, तो आप देखो ये क्या 240 न्यूटन हो गया, यस सर। अब अगर ये स्टेशनरी है, ये अगर स्टेशनरी है तो ये दोनों फोर्स मिलके 300 न्यूटन को बैलेंस कर रहे हैं, तो देयरफॉर mg + 240 न्यूटन, ये दोनों फोर्स मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, 300 न्यूटन को।
तो यहाँ पे mg कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा 60 और m कितना हो जाएगा 6 kg। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ m कितना चाहिए भैया अपने को 6 kg, सो दैट ये कैपिटल M नीचे की तरफ स्लाइड ना करे। करेक्ट। अब मैक्सिमम m यानी मैक्स वैल्यू ऑफ कितना हैवी इसे बना सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ स्लाइड ना करे, ये आप कर लेना, कुछ इसमें एक्स्ट्रा बचा थोड़ी है, ये बस इस तरफ आ जाएगा, सारी चीज़ें वैसी ही रहने वाली है, t इक्वल्स टू mg हो जाएगा। तो यहाँ पे 300 प्लस दिस 240 इक्वल्स टू t हो जाएगा, बस और क्या है ना, और कुछ चेंज नहीं होगा। 300 प्लस 240 कितना हो गया 540, तो 54 आई गेस आंसर आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में इन दोनों का रेशियो पूछ सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम मास का, पूछा तो कुछ भी जा सकता है, जो पूछेगा वो निकाल लेंगे आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि ये क्यों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो चलो अगर ये समझ में आ गया है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। वाह क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, इस छोटे से ब्लॉक को ड्रॉप कर रहे हैं और एक कन्वेयर बेल्ट है ना जो घूम रहा है, ये ना बेटा एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा होगा, दोनों नहीं घूमेंगे तो भी चलेगा, एक घूमेगा एक रोल हो रहा है, उसके ऊपर बात वही है, पर ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो पट्टा है ना ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। जैसे अपन स्टेशन वगैरह एयरपोर्ट वगैरह पे आपने देखा होगा, मॉल, वो कांस्टेंट मॉल वगैरह में भी देखो ना, जो सामान रखते हैं अपन डी मार्ट वगैरह में, कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब बोला क्या जा रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन पैकेट एंड बेल्ट इज म्यू। अगर म्यू दे दिया है तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ स्लाइडिंग ऑफ पॉकेट रिलेटिव टू ग्राउंड एंड बेल्ट बोथ, दोनों के रिलेटिवली कितना स्लाइड करेगा ये अपने को बताने का। स्लाइडिंग, अरे सर स्लाइड ही तो करेगा, कैसे नहीं करेगा। देख जैसे ही आपने इसको ड्रॉप किया ना बेटा, इसकी वेलोसिटी है 0, पर नीचे वाले सरफेस की वेलोसिटी कितनी है v। होगा क्या, समझ इसमें होगा क्या, पहले पूरा समझ। ये जो नीचे वाला बेल्ट है भाई, देखिए जो नीचे वाला बेल्ट है ये भाग रहा है v वेलोसिटी से आगे, और ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी है 0। तो रिलेटिवली ब्लॉक के रिलेटिव सरफेस आगे भाग रहा है और सरफेस के रिलेटिव ब्लॉक पीछे भागेगा, रिलेटिवली, समझ रहे हो। तो आप क्या बोलोगे कि यार सर अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए, सही बात है। और इस सरफेस के लिए ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा बट बेल्ट पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो क्या सर बेल्ट का स्पीड कम नहीं होगा, नहीं रे बेटा, बेल्ट को मोटर से चला रहे हैं, ये जो फ्रिक्शन वो फील कर रहा है ना मोटर उसे कंपनसेट कर देगा। अपने को तो ये देखने का है। अब अगर फ्रिक्शन आगे लग रहा है, बहुत बार ऐसा बच्चे बोलते हैं ना कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है। देख इस ब्लॉक को एक्सेलरेट कराने के लिए फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, ये है बेटा म्यू इंटू एन। अगर मैं इस ब्लॉक का यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एन इधर लग रहा है, एम जी इधर लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स आगे लग रहा है। तो एन इक्वल्स टू एम जी अपने को यहाँ से मिल गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है बेटा, म्यू एम जी। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे आगे की तरफ, नहीं सर। तो क्या आगे की तरफ ये एक्सिलरेट होगा, हाँ जरूर होगा। एक्सिलरेट होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ते 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 कभी ना कभी तो v के बराबर आ जाएगी, नहीं समझ में आया। इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी तो पट्टे उस बेल्ट की वेलोसिटी बराबर आ जाएगी क्योंकि एक्सिलरेट हो रहा है। और जैसे ही दोनों की वेलोसिटी बराबर आई रिलेटिव मोशन खत्म, रिलेटिव मोशन खत्म तो काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म, काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म तो एक्सेलरेशन खत्म। अब दोनों साथ साथ जाएंगे, समझ आया, बोलो क्लियर हुआ। मेरे को चैट में जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में कि तुम्हें ये पूरा समझ में आएगा कि क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि भाई ये वेलोसिटी v क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा। अब अपने को पूछा है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ स्लाइडिंग ऑफ द पॉकेट या पैकेट रिलेटिव टू ग्राउंड। चलो भैया निकाल लेते हैं। रिलेटिव टू ग्राउंड अगर आप देख तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी अगर मैं देखूं तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो भैया ये मेरे को एक्सेलरेशन ए से आगे मूव होते हुए दिख रहा है और ये एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। तो कितना हो जाएगा, म्यू जी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और फाइनल वेलोसिटी है v। अपने से s पूछ रहा है तो बस निकाल लो, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये 0 पर ही था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये इनिशियली रेस्ट पे ही था। अब यहाँ से v स्क्वायर अपने को पता है फाइनली v हो जाएगा। तो s कितना आएगा, s कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे s आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू जी। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो ये वाला अपना जो पैकेट है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ट्रैवल करेगा। तो सर विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितना ट्रैवल करेगा,
देख बेल्ट तो आगे बढ़ रहा है ना, बेल्ट पहले ज़्यादा स्पीड में भाग रहा है और ब्लॉक उसके पीछे पीछे धीरे धीरे स्पीड गेन कर रहा है। तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में अगर तू आया, बेल्ट के रिस्पेक्ट में देख, बेल्ट हूं, मैं पहले देख रहा हूं कि यार ब्लॉक जो है पहले निगेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि बेल्ट आगे भाग रहा है तो इसके ऊपर कितनी वेलोसिटी होगी, निगेटिव v। और फिर बाद में धीरे धीरे मैं देखूंगा अरे मेरे लिए तो रेस्ट पे आ गया, क्यों, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। तो विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट की बात करता हूं तो वहां पे मैं बोलूंगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना ब्लॉक की वो -v थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अब अगर फ्रिक्शन फोर्स तो सेम लग रहा होगा, वो तो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, तो मगर इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, करेक्ट है, ये आ जाएगा μg। अब इसके लिए आप निकाल लो सेम इक्वेशन यूज करके, आंसर भी सेम आएगा। समझ में आया, बोलो भाई, इतना मेरे को चैट में जरूर बता देना तुम्हें समझ में आया कि नहीं। और दूसरा आपने क्या पूछा है, टाइम ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग ऑफ द पॉकेट, कब तक स्लाइड किया वो टाइम बताओ। तो यार कितना डिस्टेंस तक स्लाइड किया, इतने डिस्टेंस तक स्लाइड किया, बस टाइम निकालना है ना, सॉरी अपने को टाइम निकालना है। तो एक्सेलरेशन सेम था नहीं, स्पीड सेम था नहीं, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इसके लिए अपन यूज करेंगे टाइम। तो देखो किसी भी फ्रेम में चले जाओ वो चेंज नहीं होता, तो ग्राउंड फ्रेम में आंसर निकाला है तो v = u + at, आप ये कर देना। v कितना है, v है, u कितना है, 0 है, तो t कितना हो गया, t हो गया बेटा रुको t कितना हो गया, यहाँ से अपने को मिलेगा t = v/a, v/μg। तो इतना टाइम तक स्लाइडिंग होगी, रिलेटिव स्लाइडिंग एक दूसरे के बीच में। ये हो गया अपना टाइम का आंसर और ये हो गया अपना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल। बताओ ये क्वेश्चन कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना, बहुत मजेदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास क्या है, 2 स्मॉल स्पीयर्स ऑफ मासेस m1 m2 कनेक्टेड है एक रॉड से, लाइट रॉड है तो टेंशन हर जगह सेम होना चाहिए। नीचे वाले सरफेस में फ्रिक्शन है, नीचे वाले सरफेस में फ्रिक्शन है म्यू, ऊपर वाला सरफेस है स्मूथ। ओ हो चलो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल फॉर विच द सिस्टम डज नॉट स्लिप। तो एंगल मेरे को लगता है यहाँ पे दिया होगा, मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा है पर ठीक है, थीटा का वो मिनिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए स्लाइड ना करे। अब ये स्लाइड करेगा क्यों, जरा वो देख, ये स्मूथ सरफेस है तो इधर फ्रिक्शन लगेगा नहीं, सही बात है सर। तो यहाँ पे m1 की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, m1 की, तो m1 पे देख कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। पहले तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n1 स्मूथ सरफेस से, ठीक है, इसको हाँ ठीक है, और इसको nv बोल देता हूँ वर्टिकल वॉल के वजह से, nv समझ में, nv मतलब नॉर्मल ड्यू टू वर्टिकल वॉल। और इधर कितना लग रहा है, इधर लग रहा है m1g, ठीक है सर। एक चीज़ है ना, बच्चा इधर 100% कन्फ्यूज़ होगा, वो ये देखो, और m2 का अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, मेरे को फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, देख m2 का फ्री बॉडी डायग्राम है पहला m2g, एक तो ये, दूसरा अपने पास और क्या है भाई, यहाँ पे देख अरे अच्छा नहीं बना है, m2g, दूसरा हॉरिजॉन्टल सरफेस की वजह से एक नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। और ये जो आप सोचो, ये रॉड स्लाइड करेगा ना इस पे क्योंकि स्मूथ है, तो ये रॉड पीछे जाने की इसकी टेंडेंसी होगी, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर जाने की कोशिश कर रहा होगा, पीछे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ। आपको ये चीज़ खुद सोचना पड़ेगा कि फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पे देख, एक चीज़ है ना, एक फोर्स है जो बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, वो है ये लाइट रॉड के बीच में लगने वाला टेंशन फोर्स। ये देख, ये दोनों क्या कंपोनेंट कुछ इस तरफ आएगा क्या, और इसकी वजह से इन दोनों देख NV और M1G की वजह से एक नेट फोर्स इस तरफ आएगा, और ये फोर्स रॉड में टेंशन जनरेट करेगा, और ये टेंशन इसे किधर ढकेलेगा, नीचे की तरफ ढकेलेगा। तुमको समझ में आ रहा है, द टेंशन फोर्स वुड बी दिस अवे फ्रॉम द बॉडी। बस अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। अब ये एंगल है थीटा, ये भी एंगल हो जाएगा कितना, इफ दिस इज एंगल थीटा दिस हैज टू बी थीटा। तो अब अपने को ये टेंशन जो है ना, इसका भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो इस तरफ कौन सा फोर्स लग जाएगा, इस तरफ लग जाएगा टी कॉस थीटा, और इस तरफ कौन सा लग जाएगा बेटा, टी साइन थीटा।
अपने को क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ना, तो थीटा वूटा कुछ मिनिमम बोल रहा है तो मतलब एफ एस क्या लगेगा, मैक्सिमम, क्योंकि इसमें और कोई फोर्स तो ऐसा है नहीं जो चेंज होने लगेगा, कोई और किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए टेंशन भी सेम रहेगा क्योंकि इन दोनों का फोर्स इस डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एफ एस ही है ऐसा फोर्स जो चेंज हो सकता है, तो एफ एस को मैक्स कर दो, बाकी सब तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे एफ एस मैक्स इस नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, याद रखना। तो यहाँ पे जो एफ एस मैक्स है वो एफ एस मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, दिस वुड बी म्यू इंटू हॉरिजॉन्टल वाले का नॉर्मल रिएक्शन। तो हॉरिजॉन्टल वाले का नॉर्मल रिएक्शन ध्यान देना, इधर से आएगा टी कॉस थीटा और इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा टी साइन थीटा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या मिल गया, m2g प्लस टी साइन थीटा। सर ये टी साइन थीटा हटेगा नहीं क्या, अरे हट जाएगा रे बेटा, डोंट वरी, हट जाएगा। एफ एस मैक्स निकाल लो, ये एफ एस मैक्स क्या किसको बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा, बस निकालना, कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। और अगर ठीक है, नहीं, एक चीज गलत हुई है, एक चीज क्या गलत हुई पता है, अगर ये रेस्ट पर है, अगर ये रेस्ट पर है तो M1 देख रहे हो, M1 को कोई रोकने के लिए अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो M1 पे जो टेंशन लगेगा ना वो इस तरफ नहीं लगेगा, M1 पे टेंशन इस तरफ लगना चाहिए। यस, M1 पे किधर लगना चाहिए टेंशन, M1 पे टेंशन इस तरफ लगना चाहिए, क्योंकि देख तभी टेंशन का ये वाला कंपोनेंट इस NV को और ये वाला कंपोनेंट इस M1G को बैलेंस करेगा बराबर। तो यहाँ पे N1 पे जो लग रहा है ना टेंशन फोर्स वो इस तरफ लगेगा, करेक्ट, यस सही है, अब सही है, टेंशन फोर्स इस तरफ लगेगा, तो ये टेंशन, ये थीटा, तो ये हो गया टी कॉस थीटा और ये हो गया कितना बेटा, टी साइन थीटा। तो लो टी साइन थीटा किससे बैलेंस कर रहा है, M1G को पुट कर दो इधर, M2G प्लस M1G, और फिर एफ एस मैक्स को टी कॉस थीटा, यहाँ से अपने को NV मिल जाएगा, और कुछ है क्या दिया हुआ, लाइट रॉड प्लेसेस शोन इन वर्टिकल वॉल इज स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल फॉर विच द सिस्टम डज नॉट स्लिप। तो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा निकाल के आप इंटीग्रेट बोल रहा हूँ, रेशियो ले लेना, आपको थीटा मिल जाएगा। हाँ, अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है और टी की ज़रूरत नहीं है, टी साइन थीटा क्या मिल जाएगा, यहाँ से एफ एस मैक्स निकालो और यहाँ से रिलेशन लेके अपने को इधर से और इधर से दो जगह से रिलेशन लेके डिवाइड कर देना, तो तुम्हें टैन थीटा वगैरह के टर्म्स में एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे कवर कर दूंगा। पर हाँ, कुछ चीज़ें आप खुद से भी करने की कोशिश करो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट था, देखो मेरे से भी इधर एक गलती हो गई थी छोटी सी, बट ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि चीज़ें बैलेंस आउट कैसे हो रही है, वरना तहस नहस हो जाएगा, सब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भौकाल वाली कैटेगरी में क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे टेंशन वाला जो फोर्स है ना, इसको रिप्रेजेंट करना, इसको पता करना कि ये कैसे डेवलप हो रहा है, बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही गाइस, बचा है अपने पास एक छोटा सा टॉपिक 2 ब्लॉक सिस्टम, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और हम लोग वर्क पावर एनर्जी शुरू करने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू हिट अ लाइक, शेयर कर दो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हो, ताकि उनका भी बैकलॉग क्लियर हो जाए। तब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।